नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने अपने चैनल पर सीपीसीटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिस्टम निम्न में से कौन सी लैंग्वेज को समझता है? इंग्लिश लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, सीक्रेट लैंग्वेज को या इंटरमीडिएट लैंग्वेज को? तो कंप्यूटर एक मशीन होती है और मशीन हमेशा मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकती है। कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज एक ही होती है, जो कि होती है 0-1 के फॉर्मेट में। कंप्यूटर केवल 0-1 की लैंग्वेज को समझता है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज कहा जाता है या मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। यूजर जो होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, यूजर, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर जो लो लेवल लैंग्वेज है वो होती है 0 और 1, केवल इसी को समझ सकता है। कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली जो लैंग्वेज होती है वह होती है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को ही कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। इसी को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, जो कि 0-1 के फॉर्मेट में होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को जिपिंग करना क्या होता है? आप यदि किसी फाइल को जिप करते हो, जिपिंग करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? आप उसका इंक्रिप्शन करना चाहते हैं, आप उसको डिक्रिप्शन करना चाहते हैं, उसको कंप्रेस करना चाहते हैं या उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो यहां पर यदि हम किसी फाइल को जिप करते हैं तो वह फाइल कंप्रेस हो जाती है। यदि हमारे पास कोई लार्ज साइज की फाइल है, बड़ी फाइल है, और हम उसकी साइज को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइल को जिप कर देते हैं। और फाइल को जिप करने का मतलब होता है फाइल को कंप्रेस कर देना, उसकी साइज को कम कर देना। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल को जिपिंग करना मतलब होता है फाइल को कंप्रेस करना। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट है। एमएस एक्सेल में हमारे पास वर्कशीट होती है, तो वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। हमें यदि एक रो या कॉलम से किसी दूसरे रो कॉलम पे जाना है, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे जाना है, तो हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। गो टू ऑप्शन हमें नेविगेशन की सुविधा देता है। नेविगेशन मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए। तो यदि आप गो टू ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में क्या होती है? F5, F7, F3 या F4। गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है F5, और गो टू ऑप्शन आपको नेविगेशन की सुविधा देता है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए गो टू ऑप्शन का यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, F5। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में यदि आप गो टू ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करिए, आपके सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें आप कोई भी रेफरेंस देकर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो गो टू ऑप्शन को यदि एमएस एक्सेल में यूज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, F5। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट है। एमएस वर्ड में यदि किसी आप पैराग्राफ को, किसी लाइन को हैंगिंग इंडेंट सेट करना चाहते हो तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? सबसे पहले तो आपको इंडेंट पता होना चाहिए। इंडेंट क्या होते हैं? जब भी आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो तो आपने देखा होगा आपका जो टेक्स्ट है वह पेज में कुछ इस टाइप से टाइप होता है। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है। जो यह स्पेस होता है इसे बोला जाता है इंडेंट। यह होता है लेफ्ट इंडेंट और यह होता है राइट इंडेंट। मतलब पेज में टेक्स्ट के पहले और बाद में जो स्पेस होता है वह कहलाता है इंडेंट। अब हमसे यहां पे पूछा गया है हैंगिंग इंडेंट। जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हो तो आप कुछ इस टाइप से पैराग्राफ को टाइप करते हैं। जहां हमारा नया पैराग्राफ चालू होता है वहां पर हम पहली लाइन को थोड़ा सा स्पेस देकर टाइप करते हैं। यह कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। आपने जो यहां पर स्पेस छोड़ा है पहली लाइन पर, यह कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। लेकिन इसका अपोजिट एक इंडेंट होता है एमएस वर्ड में, जिसमें कि हमारी फर्स्ट लाइन आगे होती है और बाकी सभी लाइन पीछे होती हैं। यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। आप एमएस वर्ड के पैराग्राफ में यदि फर्स्ट लाइन को आगे रखना चाहते हो और बाकी सभी लाइन को पीछे रखना चाहते हो
तो यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगर के जैसा होता है, जिस प्रकार से हैंगर पे किसी चीज को टांग दिया जाता है, उसी प्रकार से इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पर बाकी सभी लाइन टंगी हुई दिखाई देती हैं। इसे बोला जाता है हैंगिंग इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट की हमसे पूछी गई है शॉर्टकट की, तो हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। यदि आप MS वर्ड में किसी पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट देना चाहते हो तो Ctrl+T से दे सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड में मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा है एग्जाम्पल के लिए। मैं अपना एक पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से प्रेस करता हूं Ctrl+T। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ी सी आगे है, बाकी सभी लाइन थोड़ी सी पीछे हो गई हैं। यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+T। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेस से लिया गया है। MS एक्सेस के न्यू वर्जन में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट के काम में आता है। DBMS सॉफ्टवेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है और MS एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह आपको डेटाबेस बनाने की और डेटाबेस को मैनेज करने की सुविधा देता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेस का जो नया वर्जन है उसमें फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .accdb, .adb, .msa या .mdb। तो MS एक्सेस का जो नया वर्जन है उसमें किसी भी डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb, एक्सेस डेटाबेस, .accdb जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सेस डेटाबेस। MS एक्सेस के नए वर्जन में डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb। लेकिन यदि आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं MS ऑफिस का 2000 वर्जन, MS एक्सेस का 2000 वर्जन, तो उसमें एक्सेल का उसका एक्सटेंशन होता था .mdb, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस होता था पुराने वर्जन में .mdb और नए वर्जन में फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .accdb। MS एक्सेस के नए वर्जन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल में 9th रो और 26th कॉलम का सेल एड्रेस होगा। आपको जो वर्कशीट एक्सेल में प्राप्त होती है उस वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं, मल्टीपल रो होती हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो सेल बनता है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है कि जो 9वें नंबर की 9th नंबर की रो है और 26 नंबर का कॉलम है उसका सेल एड्रेस क्या होगा? तो आपको वर्कशीट में कैलकुलेट करना होगा कि 26 नंबर का कॉलम है और 9वें नंबर की 9th नंबर की रो है तो उसका सेल एड्रेस क्या होगा? आपको पता होगा कि कॉलम के नाम जो होते हैं वो ABCD से होते हैं, कॉलम के नाम ABCD से होते हैं और रो के नाम 1 2 3 से होते हैं। तो हमें रो यहां पे बोली गई है 9th रो, मतलब रो का नंबर तो 9 होगा ही और कॉलम बोला गया है 26। और आपको यहां पर देखना पड़ेगा 26 नंबर पर ABCD में कौन सा अक्षर आता है। तो ABCD का जो Z होता है वो 26 नंबर पे आता है। तो आप 26 नंबर का कॉलम मतलब Z और 9वें नंबर की रो मतलब 9। जब भी सेल एड्रेस बनता है तो पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, कॉलम का नाम मतलब हो गया हमारा Z, फिर रो का नाम लिखा जाता है मतलब कि 9। तो यदि आप 9वें नंबर की रो और 26 नंबर के कॉलम पर हो तो आपका सेल एड्रेस क्या होगा? Z9। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Z9। इसको आप चाहें तो एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारी एक्सेल की वर्कशीट है। यहां पर कॉलम को ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम 26 मतलब 26 नंबर के कॉलम पर जाएंगे तो उस कॉलम का नाम हो जाएगा Z। 26 के बाद एक्सेल क्या करता है? कॉलम के नाम को रिपीट कर देता AB। लेकिन हमसे 26 नंबर के कॉलम का पूछा गया है तो 26 नंबर का कॉलम हो जाएगा Z और रो नंबर हमें दी गई थी 9, तो रो नंबर 9। तो जब आप 26 नंबर के कॉलम पर 9th नंबर की रो पर कर्सर रखेंगे तो उसका सेल एड्रेस होता है Z9। नेम बॉक्स वाले ऑब्जेक्ट में आपको हर सेल का एड्रेस देखने मिल जाएगा। यहां पर नेम बॉक्स नाम से एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हर एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है। तो 26 नंबर का कॉलम 9th नंबर की रो का एड्रेस होगा Z9। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। विंडोज 10 को किस ईयर में रिलीज किया गया था? जो विंडोज 10 वर्जन है विंडोज का, कई वर्जन विंडोज के हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11 भी आ गया है।
तो विंडोज 10 को किस ईयर में रिलीज किया गया था, किस ईयर में लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो 10 वर्जन है उसको किस ईयर में बनाया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को बनाया गया था सन 2015 में, 2015 में। तो एमएस जो विंडोज है उसका विंडोज 10 नाम का वर्जन बनाया गया था सन 2015 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और विंडोज के जितने भी वर्जन है उनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में एमएस विंडोज का 10 वर्जन बनाया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है .exe का फुल फॉर्म होता है। .exe एक फाइल एक्सटेंशन है, तो हमसे यहां पर इसका एक्सटेंशन पूछा गया है। .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसी फाइल जिसको आप रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन जब रन होता है तो वह exe फाइल के माध्यम से ही रन होता है। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, एक ऐसी फाइल जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। जो भी फाइल या एप्लीकेशन रन होती हैं उन सभी का एक्सटेंशन .exe होता है। और exe का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल, एक ऐसी फाइल जिसको रन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्जीक्यूटेबल। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट की शॉर्टकट है। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट, जो कि आपकी फाइल की पूरी काउंटिंग करके दिखाता है। आपकी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ आपने टाइप किए हैं, कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं, कितने आपने ब्लैंक स्पेस दिए हैं। आपकी फाइल की कंप्लीट काउंटिंग करके एक रिपोर्ट दिखाता है ऑप्शन, जिसका नाम है वर्ड काउंट। तो हमसे पूछा गया है वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है। वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल जी। शिफ्ट कंट्रोल जी, शिफ्ट कंट्रोल जी से आप वर्ड काउंट की विंडो को, डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। और वर्ड काउंट जो ऑप्शन है वह हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। तो यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? रिव्यू टैब में। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट कंट्रोल जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एमएस वर्ड में। यह एक फाइल है जिसमें हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ मैटर टाइप करके रखा है। यदि हम यहां पर वर्ड काउंट का यूज करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे। हमारे सामने वर्ड काउंट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि कंप्लीट रिपोर्ट दिखाएगा, स्टैटिक्स रिपोर्ट दिखाता है काउंटिंग करके। एक पेज है हमारी फाइल में, टोटल हमने वर्ड टाइप किए हैं 232, कैरेक्टर टाइप किए हैं विदाउट स्पेस 1030, विथ स्पेस के कैरेक्टर टाइप किए हैं 1258। इस प्रकार से यह पूरी फाइल की कंप्लीट रिपोर्ट हमारे सामने दिखाता है। यह आपको रिव्यू टैब में भी प्राप्त होता है वर्ड काउंट के नाम से, आप चाहें तो यहां से यूज कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट कंट्रोल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? इंटरनेट पर ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉग, एक छोटी वेबसाइट को ब्लॉग कहा जाता है जो कि किसी एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन देती है। तो यहां पर ब्लॉग से भी छोटा हमसे पूछा गया है जो एक वेबसाइट होती है, जो एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन सी होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहा जाता है ट्विटर को। ट्विटर एक ऐसी वेबसाइट है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग, जहां पर लोग अपने विचार को शेयर कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल वर्कशीट को मैक्सिमम कितने % तक जूम किया जा सकता है? यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसको आप जूम करके जूम आउट और जूम इन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैक्सिमम कितने % तक एक्सेल की वर्कशीट को जूम किया जा सकता है? 100% तक, 200% तक, 300% तक या 400% तक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट को मैक्सिमम 400% तक जूम कर सकते हो। मैक्सिमम 400% तक एक्सेल की वर्कशीट जूम होती है और मिनिमम होती है 10% तक। यदि आप एक्सेल की वर्कशीट को जूम करते हो तो मैक्सिमम हो सकती है वह 400% तक और मिनिमम हो सकती है 10% तक। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आपको स्टेटस बार पर जूम देखने मिल जाएगा एमएस एक्सेल में। अभी मेरी वर्कशीट 160% पर जूम है। मैं इसको यदि कंट्रोल स्क्रॉल से जूम करता हूं, कंट्रोल स्क्रॉल, जूम इन जूम आउट, आप माउस का स्क्रॉल यूज कर सकते हैं कंट्रोल की के साथ, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 400% तक हम वर्कशीट को जूम आउट कर सकते हैं। और यदि आप इसको मिनिमम देखें तो मिनिमम होता है
10%। जूम इन हो सकता है मैक्सिमम 400% तक और मिनिमम हो सकता है 10% तक। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, मैक्सिमम होता है 400% पर और मिनिमम होता है 10% पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 400%। आप एक्सेल की एक वर्कशीट को 400% तक जूम कर सकते हो। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में आपको मल्टीपल सेल्स प्राप्त होते हैं, रो और कॉलम के द्वारा बने होते हैं। तो यदि आप 2-3 सेल को मिलाकर एक साथ रखना चाहते हो, एक बनाना चाहते हो, तो उस ऑप्शन को क्या कहा जाता है? एडिशन, मर्ज, कंबाइन या इंटरसेक्ट। तो जब भी आप एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में मिलाते हो तो उसे बोला जाता है मर्ज। यदि आप 2-3 सेल को आपस में मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हो तो उसे कहा जाता है मर्ज। एमएस एक्सेल में मल्टीपल सेल को मिलाकर मर्ज करके मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मर्ज। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सेल को यहां पर सिलेक्ट किया है। होम टैब के अंदर आपको प्राप्त होता है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मल्टीपल सेल को मिलाकर मैंने एक सेल बना दिया। यह सारे सेल क्या हो गए हैं? मर्ज हो गए हैं। यदि आपको इनको वापस अनमर्ज करना है तो आप फिर से एरिया सेलेक्ट करिए और इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसी ऑप्शन से आप सेल को मर्ज भी कर सकते हैं और वापस अनमर्ज भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल सेल को मिलाकर एक्सेल में जो एक सेल बनाया जाता है उस ऑप्शन को क्या कहते हैं? मर्ज कहते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एमएस एक्सेल का अगला क्वेश्चन भी है। एमएस एक्सेल का लास्ट कॉलम होता है। एमएस एक्सेल में आपको मल्टीपल कॉलम मिलते हैं, मल्टीपल रो मिलती हैं। कॉलम का नाम ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो का नाम 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है एक्सेल के लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जो टोटल कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384 और कॉलम का नाम ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए से लेके 26 तक तो ठीक है, ए से लेके जेड तक आपके कॉलम के नाम इजी होते हैं। लेकिन जैसे ही 27 नंबर का कॉलम आता है तो एक्सेल उसको ए के नाम से रिप्रेजेंट करता है, फिर ए बी यूज करने लगता है, AC, ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाती है। तो आपको बताना है 16,384 नंबर पे जो कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए XFD। यदि आप एमएस एक्सेल के लास्ट कॉलम पर जाते हो तो उसका नाम होता है XFD, जो कि 16,384 नंबर पर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए XFD। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। अभी मैं X कॉलम पर हूं। यदि मुझे लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करूंगा। कंट्रोल के साथ राइट एरो से हम लास्ट कॉलम पे जा सकते हैं। आप देख सकते हो लास्ट कॉलम का नाम क्या है? XFD। वापस मुझे यदि पहले कॉलम पे आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो की प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की पहले कॉलम पे आने के लिए, कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो की लास्ट कॉलम पे जाने के लिए। तो आपने यहां पर 2 शॉर्टकट की भी सीखी, साथ ही साथ आपको पता चला एक्सेल के लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। एक रनिंग प्रोग्राम को ब्लैंक कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पे किसी प्रोग्राम को रन करते हो, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, तो उसे रनिंग कंडीशन में क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन, कमांड, प्रोसेस या कंपाइलर। तो कंप्यूटर पर जब भी कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसे कहा जाता है प्रोसेस। एक रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। जितनी भी प्रोसेस कंप्यूटर पर रन होती हैं सभी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एक रनिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। जब भी कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस। आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में आ चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।